हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पे वापस आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मनी के बारे में। इससे पहले मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की 2 यूनिट्स ख़त्म कर चुका हूँ। उसमें थोड़े बहुत टॉपिक्स रह जाएंगे, वो मैं आपको आगे अगली वीडियोस में बताते रहूँगा। आगे जो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाऊँगा उसमें बताता रहूँगा। अभी थोड़े टाइम के लिए मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाऊँगा, ताकि जो बच्चों के पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है उन्हें भी मेरे चैनल का फ़ायदा हो सके। तो मैं होप करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली सेफ़ होंगी और मास्क पहनते रहें और अपने घर से जब तक ज़रूरत ना हो तब तक बाहर ना निकलें। तो इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे हम मनी की। मैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टार्ट मनी से इसलिए करूँ क्योंकि मनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो आगे कुछ अलग चैप्टर से भी इंटर रिलेटेड है। इसके अंदर हम मनी है, बैंकिंग है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ मनी के बारे में पढ़ेंगे। मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक क्या थे, फंक्शन क्या है मनी के, और फॉर्म्स क्या है मनी की। हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं मनी क्या होता है। तो मनी होता क्या है, नॉर्मल सी भाषा में आप जो बोलते हैं मनी, वो मतलब किस चीज़ को बोलते हैं आप जो मनी बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में मनी एक वो चीज़ होती है जो कि जनरली एक्सेप्टेड होती है। मतलब जनरली एक्सेप्टेड मतलब लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं जनरली। अगर कोई भी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन करनी है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, कोई भी पर्सनल ट्रांजैक्शन हुई, कुछ छोटे से छोटे कॉमोडिटी खरीदनी है, जैसे कोई बिस्किट खरीदना है, कोई रबड़ खरीदनी है, कोई पेंसिल खरीदनी है, या फिर बड़े से बड़ा ट्रांजैक्शन हो करोड़ों का, कोई 50 करोड़ की मशीनरी खरीदनी है या 500 करोड़ की मशीनरी खरीदनी है, तो ये एक ऐसा मीडियम है जो कोई भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, जो कि जनरली एक्सेप्टेड होता है पीपल के द्वारा। मतलब जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, उनके द्वारा जनरली एक्सेप्टेड होता है। वो उसे मना नहीं करते हैं, वो काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए उसे बिल्कुल मानते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, हम इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और हम इससे फुलफिल हैं। और कोई भी कंट्री के हुए हर अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग काइंड ऑफ मनी चलता है। जैसे क्या हुआ, इंडिया में क्या चलता है, रुपीज़ चलता है। यूएसए में क्या चलता है, डॉलर चलता है। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग चलता है। यूरोप में यूरो चलता है। बाकी अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप ऑफ करेंसी चलती हैं। तो मनी क्या हुआ, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि जनरली एक्सेप्टेड हो, किनके द्वारा, पीपल के द्वारा। कोई भी कंट्री के पीपल हो, वो अलग अलग कंट्री अलग अलग करेंसी चलाती है, क्या हो, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब कोई भी चीज़ एक्सचेंज करनी है, मतलब जैसे कोई इकोनॉमिक एक्सचेंजेस हुए, कोई चीज़ खरीदनी है बेचनी है, तो ये क्या है, ये एक ऐसा बीच का मीडियम है एक्सचेंज को कंप्लीट करने के लिए, जो कि जनरली एक्सेप्टेड है। लोग उसे पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं, कोई भी कंट्री के लोग हों, अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी हो। तो ये एक ऐसा मीडियम है इकोनॉमिक एक्सचेंजेस का, जो कि क्या पीपल क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं ट्रांजैक्शन पूरी करने के लिए। वो क्या चीज़ होती है, मनी। नॉर्मल भाषा में अब इंडिया में अंदर क्या है, पैसा। मैं आपको बता चुका हूँ, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए क्या चाहिए, पैसा। तो मनी ये होता है। तो अब हम बात करते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम होता है, बार्टर सिस्टम काफ़ी टाइम पहले की बात है, जब मनी नहीं आया था उससे पहले की बात है। बार्टर सिस्टम एक वो समय में होता था। बार्टर सिस्टम एक टाइप ऑफ एक्सचेंज है जो क्या करता है, जो मनी जैसे मीडियम को फॉलो नहीं करता था। मतलब जब मनी नहीं आया तो क्या करते थे लोग, गेहूं के बदले बकरी हुई, गेहूं के बदले गाय हुई, या गाय के बदले गेहूं ले लिया, या फिर और कोई चीज़ हुई। मतलब यहाँ पे कोई कॉमन टर्म, कोई कॉमन मीडियम नहीं है जिसके थ्रू एक्सचेंजेस हो, जिसके थ्रू इकोनॉमिक एक्सचेंजेस हो। तो कोई ऐसा कोई कॉमन मीडियम नहीं था उस टाइम पे। अलग अलग चीज़ों के बदले अलग अलग, जैसे अलग अलग लोगों का मन करा कि मेरे पास 2 किलो क्या कहते हैं गेहूं है, तो मुझे एक बकरी चाहिए, या फिर एक 10 किलो गेहूं है तो मुझे गाय चाहिए। उस समय में ऐसा होता था। उस समय में कोई रुपी वगैरह नहीं था, कोई डॉलर वगैरह नहीं था, या कोई भी करेंसी वगैरह नहीं थी। तो उस समय में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो ये जो अभी मैंने एक्सचेंज बताया, जिसमें अलग अलग कॉमोडिटीज़ को एक दूसरे को दिया जाता था, एक दूसरे के एक्सचेंज के लिए अलग अलग कॉमोडिटीज यूज़ की जाती थी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। एंशियंट टाइम में बहुत पहले ये यही होता था। ऐसा होता था कि अगर किसी को मांस खरीदना है तो किसी को गेहूँ देना पड़ेगा, या फिर कुछ और देना पड़ेगा। ऐसे होता था पिछले बहुत बहुत पहले के टाइम में, जब कौन नहीं था, मनी नहीं आया था, मनी का कॉन्सेप्ट ही इंट्रोड्यूस नहीं करा गया था। तो उस टाइम पे क्या होता था, बार्टर सिस्टम फॉलो होता था।
तो बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ मनी गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। जब मनी नहीं आया था उससे पहले क्या होता था, गुड्स एक्सचेंज होते थे। किसके लिए? गुड्स के लिए। मतलब गुड्स के बदले ही गुड्स दिए जाते थे। उसे हम क्या कहते थे? बार्टर सिस्टम कहते थे। तो बार्टर इकोनॉमी इज टर्म्ड एज सीसी इकोनॉमी। कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी होती थी बार्टर इकोनॉमी, जिसमें कॉमोडिटी का ही कॉमोडिटी से क्या करा जाता है? ट्रांजेक्शन किया जाता है। अगर एक कॉमोडिटी खरीदनी तो दूसरी कॉमोडिटी क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। तो कॉमोडिटीज वर एक्सचेंज फॉर कॉमोडिटी, सी टू सी। तो इकोनॉमिक एक्सचेंजेस विदाउट द मीडिएशन ऑफ मनी आर रेफर टू एज बार्टर एक्सचेंजेस। मैं बता चुका हूँ, जो इकोनॉमिक एक्सचेंजेस बिना मनी के होते थे उन्हें क्या कहते थे हम? बार्टर एक्सचेंजेस कहते थे। तो दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाज नोन एज बार्टर सिस्टम। मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो ये सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, जो ये अलग तरीके का सिस्टम है एक्सचेंज करने का, वो कैसा सिस्टम है? बार्टर सिस्टम है। तो अब अगले टॉपिक पे देखते हैं हम क्या है। हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, ड्रॉबैक्स। तो अब जानते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तभी क्या कॉन्सेप्ट कौन सा लाया गया था? मनी का कॉन्सेप्ट लाया गया था। जैसे बोलते हैं ना, ज़रूरत ही आविष्कार की नीति है। मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी तो उसके लिए कोई आविष्कार ही नहीं किया जाएगा। इसीलिए बार्टर सिस्टम में क्या है, बार्टर सिस्टम में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, अलग अलग काफ़ी ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से क्या करना पड़ा? मनी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, मनी को लाना पड़ा इन सारे ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए। तो अब उन ड्रॉबैक्स की बात करेंगे कि हम जो बार्टर सिस्टम के क्या है, ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है बार्टर सिस्टम का? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो पहला ड्रॉबैक है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि ये वाला ड्रॉबैक क्या कहना चाहता है। तो ये वाला ड्रॉबैक है, ये वो कहना चाहता है कि मानिए एक जना है, उसके पास क्या है? 10 किलो गेहूँ है, 10 किलो वीट है। मैंने एग्जांपल बना भी रखा है। ये हमारा क्या है? ये हुआ बंटी और ये हुआ हमारा संटी। तो इसके पास क्या है? 10 किलो गेहूँ है और इसके पास क्या है? एक बकरी है। तो क्या है, ये जो बंटी है वो 10 किलो चाहता है कि 10 किलो उसके पास जो गेहूँ है उसके बदले उसे क्या मिल जाए? उसके बदले उसे मिल जाए गाय। उसके बदले वो चाहता है गाय मिल जाए उसे। और जो संटी है वो क्या चाहता है कि जो उसके पास जो गोट है, जो बकरी है उसके पास, उसके बदले उसे मिल जाए एक, मानिए भैंस। उसके बदले भैंस तो नहीं, भैंस तो बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बदले उसे मिल जाए 15 किलो गेहूँ। तो अब ये अलग अलग कोइंसिडेंस नहीं बन पा रहा है ना, कि जो ऐसे चाहिए वो ऐसे नहीं चाहिए और जो ऐसे चाहिए वो ऐसे नहीं चाहिए। या फिर अब एक और एग्जांपल से बता सकता हूँ कि ये बेचने आया, अभी आया बेचने, इसको अभी नहीं चाहिए। या फिर ये अभी बेचने आया अपनी बकरी को और इसको अभी नहीं चाहिए। तो अभी कोइंसिडेंस नहीं बैठ पा रहा, अभी दोनों को ज़रूरत नहीं है। एक ही टाइम पे दोनों को एक ही चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो ये बेचना चाहता है उसकी ज़रूरत अभी इसे नहीं है और जो ये अभी बेचना चाहता है उसकी ज़रूरत इसे अभी नहीं है। तो ये कोइंसिडेंस बैठ नहीं पाता था। ये डबल कोइंसिडेंस जो है ना, दो अलग अलग लोगों का एक ही चीज़ को खरीदने का, जो सामने वाला बेच रहा है उसको, वो बहुत ही रेयरली बैठता था। तो ये दिक्कत देता था बार्टर सिस्टम में, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ये देखो, इट वॉज रेयर दैट द ओनर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कुड फाइंड समवन हु वांटेड हिज गुड्स और सर्विसेज दैट द सेम पर्सन वांटेड, दैट द फर्स्ट पर्सन वांटेड। तो काफ़ी रेयरली होता था जो कि गुड्स का ओनर है, गुड्स या सर्विसेज जो भी दे रहा है उसका ओनर है, कि वो कुछ किसी को ढूंढ पा रहा था जिसको वो सर्विस की उसी टाइम ज़रूरत थी जो कि ये देना चाहता है। यही तो कोइंसिडेंस क्या है, बैठ नहीं पाता था। तो अब सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो भाई अब मानिए एक जना देने आया कि मैं बेच रहा हूँ कपड़े, मैं इतना कपड़ा बेच रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ 10 मीटर कपड़ा, जिसको लेना है ले लो। बार्टर सिस्टम में जब मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और एक जना लेने आया कि मैं बेच रहा हूँ दूध, मेरे पास है 20 kg दूध है, अब जिसको लेना है ले लो। अब ये दोनों कह रहे हैं, ये दोनों मिल गए सामने। अब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि उसके पास 10 मीटर कपड़ा है और उसके पास 10 लीटर दूध है। अब इन दोनों के बीच में ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि कितने कपड़े के लिए कितना दूध देना चाहिए। और पहला वाला ये नहीं सोच पा रहा कि कितने कपड़े के लिए कितना दूध देना चाहिए, और दूसरा वाला ये नहीं सोच पा रहा कि कितने दूध के लिए कितना कपड़ा लेना चाहिए।
तो अब क्या है, यहाँ पर दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों की अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। तो इन दोनों अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट को कॉमन वैल्यू नहीं मिल पा रही मनी की वजह से। अब इनकी वजह से डिसाइड नहीं हो पाता कि कितने कपड़े के लिए कितना दूध चाहिए और कितने दूध के लिए कितना कपड़ा चाहिए। यही दिक्कत देता था। इन बार्टर एक्सचेंज द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट वॉज एबसेंट विच लीड्स टू इम्प्रॉपर वैल्यूएशन। जब कोई कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है, मनी है ही नहीं उस समय, तो जिसकी वजह से क्या होता था, इम्प्रॉपर वैल्यूएशन होता था। अब वो कह रहा है कि मुझे 10 मीटर कपड़े के लिए मुझे 20 लीटर दूध चाहिए। अब दूध वाला कह रहा है कि मैं तो 10 लीटर ही दूंगा। मैं 10 मीटर कपड़े के लिए सिर्फ 10 सॉरी, जो क्लोथ वाला है वो कह रहा है कि मुझे 10 मीटर कपड़े के लिए 20 लीटर दूध चाहिए। और जो मिल्क वाला है वो कह रहा है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ 10 लीटर दूध ही दूंगा 10 मीटर कपड़े के लिए। अब प्रॉपर वैल्यूएशन हो ही नहीं पा रहा। अब वो दोनों का परसेप्शन अलग अलग है, इसीलिए प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं हो पाता था। इसीलिए ये ड्रॉबैक है किसका, बार्टर एक्सचेंज का, बार्टर सिस्टम का। तो थर्ड क्या है, लैक ऑफ स्टोर एंड ऑफ वैल्यू। तो अब जानते हैं कि जो उस समय दिए जाते थे एक्सचेंज किससे करे जाते थे, कॉमोडिटी से। गेहूं हुआ या फिर मांस वगैरह हुआ, उन सब का एक्सचेंज किया जाता था अलग अलग कॉमोडिटी से। तो उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ होती थी। तो क्या है वो प्रॉब्लम्स, क्या है, एक तो लॉस ऑफ वैल्यू। अब लॉस ऑफ वैल्यू मतलब क्या हो गया, अब गेहूं आप ज़्यादा लंबे समय के लिए तो नहीं रखते, काफ़ी लंबे समय के लिए मानो कि मुझे बचा के रखने हैं, अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बाद में कुछ खरीदूंगा। बट भी बाद के लिए बच ही नहीं पाएंगे, बाद तक ख़राब हो जाएंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी। आइटम पेरिशेबल है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी अगर उससे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रखेंगे तो ये हो जाता था लॉस ऑफ वैल्यू। क्योंकि क्या है, कॉमोडिटी है, तो कॉमोडिटी पेरिशेबल है तो उसका कुछ समय बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। जो जो कॉमोडिटी है वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ख़राब कॉमोडिटी कौन लेना चाहेगा, कोई नहीं लेना चाहेगा। तो ये एक प्रॉब्लम थी। और कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, अब मानो उसके पास 10 किलो गेहूँ है, अब वो कहाँ रखे, जगह भी घेरेगा भाई 10 किलो गेहूँ वगैरह, जगह घेरेगा, अगर ख़राब होने लगेगी तो स्मेल आने लगेगी, तो फिर प्रॉब्लम देता है। यही सब चीज़ें क्या होती थी, किसकी वजह से होती थी, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब मानिए फोर्थ क्या है हमारा, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या था बार्टर एक्सचेंज का, फ्यूचर पेमेंट्स कैसे हों। अब मानिए कि एक जना है, वो लेने आया कॉमोडिटी दूसरे से, और उसने कह दी कि ठीक है अब बाद में दे देना। तुम लेने आया कॉमोडिटी और उसने कह दी सामने वाले ने कि ठीक है बाद में दे देना। अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि बाद में वो कितना दे और कितना ज़्यादा दे। भाई जब मनी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सही से नहीं लग पा रहा कि इतने पे इतनी। अब मानो कि वो तुम्हें एक गाय के बदले में 10 बकरियां दे रहा है, तो अब भाई 10 बकरियां, अब वो कह रहा है कि सामने वाला कि मैं अभी पूरी तो नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। तो तुमने कही ठीक है 15%, एक तरह से मनी के टर्म्स में बोले तो 15%। अब भाई वो 1.5 बकरियां कहाँ से देगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट सही से बैठ नहीं पाता था। जो फ्यूचर पेमेंट है वो नहीं ढंग से बैठ पाता था। लोन का जो है, लोन में भी इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो ढंग से बैठ नहीं पाता था किसमें, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में। डेफर्ड पेमेंट मीन्स फ्यूचर पेमेंट्स हुई। इन बार्टर सिस्टम इट वाज डिफिकल्ट टू रिटर्न वैल्यू इन फ्यूचर। भाई फ्यूचर में वापस पैसा करने में मुश्किल होती थी कि कितना बढ़ा कर दें इन टर्म्स ऑफ गुड्स ऑफ सेम क्वांटिटी रिगार्डिंग इंटरेस्ट एंड लोन। जो इंटरेस्ट वगैरह है, लोन वगैरह है, उनमें भी दिक्कत होती थी। तभी तो ये क्या हुआ कि जब मनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो उस समय लोन वगैरह वाले काफ़ी ज़्यादा लोग आगे आए, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लोन वगैरह देना स्टार्ट किया। ज़मींदार वगैरह हुए, ये सब जो अलग अलग होते ना लोग, जो पैसा दिया करते थे गरीब लोगों को एट अ वेरी विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी, वो पैसा दिया करते थे वो सब लोग। तो जो बार्टर सिस्टम है उसमें डिफर्ड पेमेंट, उसमें फ्यूचर पेमेंट नहीं हो पाता, तो उसमें लोन वाला कॉन्सेप्ट नहीं सही से क्लियर हो पाता था। इसीलिए ये भी ड्रॉबैक है किसका, बार्टर एक्सचेंज का। तो अब हम बात करते हैं कि जब मनी इंट्रोड्यूस हुआ उसने क्या क्या किया, उसके क्या क्या फंक्शंस थे। तो मनी का पहला फंक्शन क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मैं बताऊं कि जो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स है ना, वही मनी के सारे फंक्शन है। जो बार्टर सिस्टम में कमियां आ रही थी वही मनी का क्या है, फंक्शन है। उन कमियों को हटाने के लिए तो किसे लाया गया था, मनी को लाया गया था।
मनी कॉन्सेप्ट को लाया किस लिए गया था कि जो बार्टर सिस्टम में कमियां आ रही हैं उनको हटाया जाए। तो फंक्शंस क्या हैं, सारे के सारे वही हैं मनी के, जो बार्टर सिस्टम के क्या है ड्रॉबैक। मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, उसको इतना क्लियरली पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको ड्रॉबैक सही से क्लियरली बता चुका हूँ कि क्या क्या ड्रॉबैक्स थे और कैसे कैसे अराइज होते थे। तो आप जान सकते हैं मनी कॉन्सेप्ट से कि वो ड्रॉबैक्स कैसे हट गए। तो मनी के आते ही एक तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया, जो कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन हो रहा था, अब उस कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन करने के लिए एक मीडियम बन गया, बीच में एक इंटरमीडिएट बन गया एक्सचेंज करने का उन दोनों को। पीपल कैन सेव मनी, अगर उन्हें बचाना है पैसे तो पैसे बचा भी सकते हैं वो, एंड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू मनी, और वो सामान खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं थ्रू मनी। समझ गए आप कैसे मनी के आती, जैसा अभी भी चलता है कि सामान खरीदना मनी के बदले और सामान बेचना मनी के बदले। तो मनी के कॉन्सेप्ट जैसा पहले था उस समय मनी के कॉन्सेप्ट वैसा ही आज भी है। और दूसरा क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब मनी कैन गेट स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। नॉर्मल सी बात है, आपको बचा के रखना है काफ़ी लंबे समय तक तो मनी बच जाएगा। मनी एक ऐसा पेरिशेबल आइटम तो नहीं है जो ख़राब हो जाएगा 2-4 दिनों में या महीने भर में। और आपको बचा के रखना है तो आप 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल तक रख सकते हो कोई प्रॉपर कंडीशन में, अगर बचा के रखना है तो मनी को आप स्टोर कर सकते हैं। तो थर्ड वाला पॉइंट क्या है हमारा, मेजर ऑफ वैल्यू। अब मनी क्या करता है, अभी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग कॉमोडिटीज़ की अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती हैं। क्लोथ हुआ और एक मिल्क की अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, तो इनको एक साथ मेजर करने में दिक्कत आती थी। बट मनी ने क्या किया, एक कॉमन वो बन गया, मनी एक कॉमन यूनिट बन गई जिसके थ्रू हम अलग अलग टाइप ऑफ कॉमोडिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कि हमारा आज कितना आता है, 40-45 रुपये पर लीटर आता है दूध, और क्लोथ का तो मुझे आइडिया नहीं है बट कुछ आता होगा। तो मनी के थ्रू हम उसे उसकी वैल्यू को प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं और क्लियरली और एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, तो फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक भी था और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी भी है। तो फोर्थ वन क्या कहता है कि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट क्या है, फ्यूचर पेमेंट ट्रांजेक्शन कैन बी मेड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स थी जो पहले नहीं हो पा रही थी वो मनी के आते ही स्टार्ट हो गई, उस मनी के आते ही और क्लियरली होने लगी। अब इंटरेस्ट वगैरह का कॉन्सेप्ट भी और अच्छे से यूज़ होने लगा, लोन्स वगैरह कॉन्सेप्ट भी और अच्छे से यूज़ होने लगा कि अगर तुम 100 रुपये ले रहे हो, मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए महीने की या साल की जो भी है, तो 10 रुपये वो दे सकता है। अब पहले वही मुर्गियों के टाइम पे था कि 15% चाहिए, तो वो 1.5 मुर्गी कहाँ से देता, वह मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो वो दिक्कत होती थी, वो मनी के आती हट गई। तो अब देखते हैं क्या है टॉपिक हमारा, फॉर्म्स ऑफ मनी। अब मनी के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, काफ़ी फॉर्म्स होते हैं, 3-4 फॉर्म्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहला फॉर्म ऑफ मनी क्या है, मनी का पहला फॉर्म है फिएट मनी। फिएट मनी कुछ नहीं है, नॉर्मल मनी जो इंडिया वगैरह में चलता है, जो अलग अलग कंट्रीज़ में चलता है, वो होता है फिएट मनी। तो मैं बताऊं, इट रिफर्स टू मनी बैक्ड बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट ने, जो आरबीआई वगैरह ने हमें जो कंट्री में लीगल टेंडर दे रखा है, जो मनी है जैसे नोट्स हुए, कॉइन्स हुए, जो आरबीआई वगैरह ने, गवर्नमेंट वगैरह ने बता रखा है, जो जनरली एक्सेप्टेड भी है पीपल के द्वारा एक कंट्री के, उसे हम क्या बोलते हैं, फिएट मनी। जो नॉर्मल मनी यूज़ होता है ना, वो क्या होता है, फिएट मनी। जो रुपी है वो फिएट मनी है, जो यूएसए में डॉलर है वो फिएट मनी है, यही सब होता है। पीपल ऑफ द कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप लीगली बाउंड हो, आपको अगर कोई सामने वाला आपको पैसा देना चाहे और वो रुपी में दे रहा है, और अगर आपकी कंट्री में रुपी में ही चलता है, तो आप लीगली बाउंड हो उससे रुपी लेने में। आप उसको रुपी लेने में मना नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे डॉलर में चाहिए पेमेंट। अगर आपकी कंट्री में रुपी में चल रहा है तो रुपी में ही लेना पड़ेगा, अगर वो देना चाहता है रुपी में तो यही कह रहा है ये, पीपल ऑफ द कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो नॉर्मल कंट्री में पैसा चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिएट मनी, जिसे हम क्या भी बोलते हैं, लीगल टेंडर भी बोलते हैं। तो अब सेकंड टाइप ऑफ मनी क्या है हमारा, फिड्यूशियरी मनी। तो फिड्यूशियरी मनी क्या होता है, इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शनल और वॉलंटरी मनी।
वॉलंटरी मनी मतलब इच्छा से जो मनी बनता है ना, वो वाला। इट्स एक्सेप्टेंस इज नॉट कंपलसरी। अब इसकी एक्सेप्टेंस क्या है, कंपलसरी नहीं है। अब मानिए जो कि हुए कौन से कैसे अलग अलग डॉक्यूमेंट हुए, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हुआ, और अलग अलग जो वो चलती हैं ट्रेजरी बिल्स वगैरह हुए, वो सब अलग अलग काइंड ऑफ चलते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स चलते हैं बिटवीन बैंक्स हुआ, गवर्नमेंट और बैंक, आरबीआई और बैंक्स के वगैरह बीच में चलता है। तो वो सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, फिड्यूशियरी मनी के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जनरली एक्सेप्टेड तो नहीं होते हैं, बट ये किस पे चलते हैं, ट्रस्ट पे चलते हैं। अलग अलग दो बैंक्स होती हैं ना, उनके बीच के ट्रस्ट पे चलते हैं। तो इसे हम इसीलिए क्या कहते हैं, वॉलंटरी मनी भी कहते हैं और ऑप्शनल मनी भी कहते हैं। कि अब एक बैंक को दूसरे मनी से पैसे लेना है, तो वो कुछ जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो बना के दे देगा कि सामने वाले को, कि मैंने इतने पैसे लिए हैं इससे और मैं इतने टाइम में इतने पैसे वापस दे दूंगा। तो ये इस टाइप के मनी को हम फिड्यूशियरी मनी बोलते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन किस पे, म्यूचुअल ट्रस्ट पे। तो जैसे दो पार्टीज हुई, एक डेटर एक क्रेडिटर है, तो अभी ट्रांजैक्शन तो अभी नहीं हो पा रहा जैसे, तो वो उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दिए एक दूसरे के लिए कि ट्रांजैक्शन क्या कर देंगे हम, फ्यूचर में कर देंगे। तो जो सामने जिसको पैसे मिलने हैं, जिस बंदे को पैसे मिलने हैं, वो क्या कर सकता है, वो डिस्काउंट करा सकता है अपने बिल को, किससे, बैंक से। थोड़ा बहुत अमाउंट कट के मिल जाएगा उसे पैसे, तो वो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे फिड्यूशियरी मनी भी बोलते हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे मनी वैल्यू। ये टाइप ऑफ मनी का हिस्सा तो नहीं है, बट ये मनी वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आगे पढ़ने वाले दो। ये जो मनी वैल्यू है ना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आगे जो दो टाइप ऑफ मनी पढ़ने वाले हैं उसके लिए हमें मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू को समझना इंपॉर्टेंट है। तो मनी वैल्यू क्या होता है, मॉनेटरी वैल्यू प्रोवाइडेड बाय समथिंग बाय सम अथॉरिटी टू एनी लीगल टेंडर। तो अब मानिए जो 10 रुपये के सिक्के में जो आयरन लगता है, जो लोहा लगता है 10 रुपये के सिक्के में, वो कितने का होता है, 5.54 का होता है। तो 5.54 का तो लोहा लगा है बस, और उसकी वैल्यू 10 रुपये है। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू किसके द्वारा फिक्स करी गई है, ये एक कंट्री की अथॉरिटी के द्वारा फिक्स करी गई है, कि जो उस पर स्टैम्प वगैरह लगेगा, जो उस पर वेरिफिकेशन लगेगा आरबीआई वगैरह का, वो क्या करेगा, उसे मनी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो ये जो अथॉरिटी वगैरह एक कोई भी कॉमोडिटी को वैल्यू प्रोवाइड कर देती हैं, वो क्या करती है, हेल्प करती है मनी वैल्यू को बनाने में। जैसे मैं बता चुका हूँ, एक 5.54 उसकी कॉमोडिटी वैल्यू होती है, उसमें लोहा लगने वाला जो 10 के सिक्के में जो लोहा लगता है उसकी वैल्यू क्या है, 5.54। बट उसके द्वारा आप क्या खरीद सकते हो, 10 के सिक्के के द्वारा कुछ और आइटम खरीद सकते हो जो 10 रुपये के अंदर आता हो। इसीलिए क्या है, ये मनी वैल्यू प्रोवाइड करी गई है उस 5.54 के सिक्के को। तो अब बात करते हैं हम फुल बॉडीड मनी। ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ मनी है, फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी क्या होता है, रेफर्स टू दैट मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन हुज कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। तो फुल बॉडीड मनी क्या होता है, फुल बॉडीड मनी वो टाइप ऑफ मनी होता है जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू क्या है, इक्वल हो उसकी मनी वैल्यू के। अब मैं बात करूँ, जैसे बहुत पुराने समय में क्या होता था कि पुराने समय में सिल्वर और गोल्ड कॉइन चलते थे। सिल्वर और गोल्ड कॉइन तो वो इतने ज़्यादा डिमांड में क्यों थे, क्योंकि उन जो सिल्वर या गोल्ड कॉइन की वैल्यूज थी, वो एक्चुअल के गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू के बराबर थी उस टाइम के। जैसे मानिए 10 ग्राम का सिल्वर का कॉइन था, 10 ग्राम का गोल्ड का कॉइन था, तो वो जो उस समय जो 10 ग्राम के गोल्ड की कॉइन की वैल्यू चलती थी, जो 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू चलती थी, वो इक्वल थी उस 10 ग्राम गोल्ड के कॉइन की वैल्यू के बराबर। इसीलिए वो उस समय काफ़ी रेयर चलते, काफ़ी डिमांड में थे, और काफ़ी क्या कहें ऐसे कि मुश्किल से मिलते थे लोगों को। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी अगर गोल्ड का सिक्का कमाना है तो उन्हें, इसीलिए। तो आखिरी हमारा टाइप ऑफ मनी है, वो क्या है, क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मनी एक वो मनी होता है हुज मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स कॉमोडिटी वैल्यू। तो जो इंडिया में लीगल टेंडर, मैंने आपको बताया, जो इंडिया में लीगल टेंडर है, जो एक्चुअल में रुपये वगैरह हैं, जो नोट्स की एक्चुअल वैल्यू होती है, कॉमोडिटी वैल्यू होती है, वो उनकी मनी वैल्यू से
कम होती है। मैंने आपको बताया जो 10 का सिक्का था उसकी मनी वैल्यू क्या है, उसकी मनी वैल्यू तो 10 रुपये है, उससे आप 10 रुपये का आइटम तो खरीद सकते हो, बट उसकी कॉमोडिटी वैल्यू क्या है, ₹5.54। अब आपको मानिए 10 का सिक्का है आपके पास, और तो क्या है, आप अगर उसको पिघला देंगे और उस जो भी क्वांटिटी ऑफ लोहा निकलेगा उसमें से आप उसको बेचेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अराउंड ₹5.5 के आसपास आएगी। और अगर आप उस 10 के सिक्के को यूज़ करेंगे कोई चीज़ को खरीदने के लिए, तो आप ₹10 की वैल्यू की चीज़ खरीद सकते हैं। तो ये होता है कि मनी वैल्यू बढ़ गई, क्यों, कोई अथॉरिटी वगैरह ने या फिर कोई गवर्नमेंट वगैरह ने उसकी वैल्यू को फिक्स करा हो। तो ये होता है आखिरी टाइप ऑफ मनी, जो कि क्या है, क्रेडिट मनी। तो अगली वीडियो में बताऊंगा मैं मनी सप्लाई के बारे में। इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो और कोई भी सजेशन हो मेरी वीडियो से रिलेटेड, तो आप इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये आपके लिए ही, आप बिल्कुल भर डालिए इसे, जितना भर सकते हैं बिल्कुल भरिए। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, स्टोरीज़ पर डालें, फेसबुक स्टोरी, इंस्टा स्टोरी, व्हाट्सएप स्टोरी, जहाँ भी डालना है डालिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you and have a very nice day.